Hello students, today we are going to study chapter 2 geography for the class 8th and necessary subject, and today we have chosen the topic that is soil. In the previous class we have studied about the topic land, and now we are going to study about the topic soil. It is also a very important resource. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट दैट व्हाट इज द सॉइल. सॉइल होता क्या है? तो जनरली हम देखते क्या हैं कि द टर्म सॉइल इज ऑफन एसोसिएटेड विद डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जनरली हम क्या देखते हैं कि सॉइल जनरली कोई पूछता है कि सॉइल क्या होता है, तो हमको दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि सॉइल क्या होती है. जो हमारे अर्थ के ऊपर, जो सबसे ऊपर लेयर पे जो धूल टाइप की जो गिरी रहती है, दिखता है हमको, वही क्या है, वो सॉइल है. लेकिन जब हम उसके डिस्क्रिप्शन करते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सॉइल होता क्या है, द थिन ग्रेनी सब्सटेंस. यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, दैट कवर्स द टॉप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल. जो क्या करता है, हमारे अर्थ के सबसे ऊपरी क्षेत्र को क्या करता है, पूरी तरह से कवर करता है, वही क्या कहलाता है, आपका सॉइल कहलाता है. ठीक, गेट इट. द थिन ग्रेनी सब्सटेंस दैट कवर्स द टॉप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल. सॉइल क्या होता है कि जो अर्थ के सबसे ऊपरी सतह पर हमको दिखता है, वही क्या है, वो सॉइल, हम उसी को कहते हैं इन जनरल सेंस में. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सॉइल इन द डिफरेंट प्लेस हैव देयर ऑन यूनिक प्रॉपर्टी. और सॉइल में होता क्या है कि जो अलग अलग स्थान पे क्या होता है, सॉइल आपको डिफरेंट टाइप का दिखे. सॉइल हर जगह एक ही जगह से नहीं मिलता है, अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है. तो इसमें डिफरेंस क्या होती है, इनकी डिफरेंस होती है कलर के आधार पे. आपने जनरली सुना होगा, क्लास 6 या 5 में आपने जनरली देखा होगा कि मिट्टी के नेम बताया जाते हैं. कहते हैं रेड सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल कहा जाता है, ब्राउन सॉइल भी कहीं कहीं देखने को मिलता है. तो उनके क्या होता है कि उनको जो है कलर के आधार पर उसका डिवीजन किया जाता है. और उसके साथ साथ क्या होता है, उनकी डिवीजन जो होता है वो टेक्सचर के आधार पर भी किया जाता है. इनकी टेक्सचर मतलब उनकी बनावट कैसी होती है. और साथ साथ क्या होता है, मॉइस्चर के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनकी डिफरेंस होती है. और ये क्या होता है, जैसे क्या होता है, जहाँ पे रेन ज़्यादा होती है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, जबकि जो डेजर्ट एरियाज होती है वहाँ पे मॉइस्चर कम होती है. इनकी डेप्थ के अंदर, इनकी गहराई कितनी की कहाँ पे, तो उसके आधार पर भी इनके वर्गीकरण किया जाता है. और इनके साथ साथ क्या होता है, इनकी लेयर के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है. अब जनरली क्या होता है, सॉइल, यहाँ तो सॉइल होता है, तो अब सॉइल बना किससे होता है, तो सॉइल इज मेड अप ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट. सॉइल का जो निर्माण होता है वो 3 मेन कंपोनेंट्स के 3 घटक होते हैं. पहला क्या है, दैट इज द इनऑर्गेनिक मटेरियल. तो इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है. तो वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल. जैसे जो रॉक्स होते हैं, तो रॉक्स क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है. पेबल या फिर दूसरे सेंस में कहते हैं ऐसे मटेरियल जो ज्वलनशील ना हो, तो क्या होंगे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. या फिर इनको जलाने पर स्मोक वगैरह नहीं निकलता, वो क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं. पहले ज्वलनशील लेते हैं, ज्वलनशील होंगे भी तो उसमें स्मोक नहीं निकलेगा. इसमें क्या होता है, रॉक्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं. पेबल्स से ग्रेवल्स होते हैं, कंक्रीट होते हैं. और सबसे मोस्ट क्या होता है, वेरी टिनी पार्टिकल्स ऑफ द सैंड. और सैंड के क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. एंड क्ले इन द सॉइल, और क्ले छोटी चिकनी मिट्टी यहाँ पे सॉइल में पाए जाते हैं. तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें होते हैं. नेक्स्ट है फिर ऑर्गेनिक मटेरियल. दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मटेरियल उन मटेरियल्स को कहा जाता है कि जो कि क्या होते हैं कि ये इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है. जनरली क्या होता है कि डिकेइंग मटेरियल. डिकेइंग मटेरियल क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो जमीन पे गिरती हैं और शरीर क्या होता है, उनको डिके होती है, डिके मतलब सड़ने जाती हैं. और सड़ करके ये तब तक सड़ती रहती है जब तक ये कम्प्लीटली क्या होती है, मिट्टी में मिल नहीं. तो जैसे ही मिट्टी में मिल जाती है तो क्या होता है, वो सॉइल वो भी कहलाएगा. और ये किसके अंतर्गत आएगा, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंतर्गत आता है. जो तीसरी चीज सॉइल में देखने को मिलती है, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या मतलब, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ से है कि सीधे बहुत ही छोटे छोटे जो जिसे कहते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहा जाता है, जैसे कवक फंगी होते हैं, या फिर कह सकते हो बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबको भी सॉइल की श्रेणी में रखा जाता है. अब हम जो अगला जो पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन. मतलब सॉइल फॉर्मेशन का निर्माण कैसे कैसे होता है. तो देयर आर द मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. दे आर, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी दैट इज नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. तो यहाँ पेरेंट रॉक का क्या मतलब होता है, पेरेंट रॉक का मतलब
कि जिस मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है वो किस चट्टान से, किस पर्वत से वो मिट्टी बनी हुई, तो वही चट्टान या पर्वत क्या कहलाएगा, वो पेरेंट रॉक कहलाएगा। तो इसमें होता क्या है, देखिए प्रोसेस। द पेरेंट रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। पेरेंट रॉक वही जो जिस बड़े पत्थर से या पर्वत से ये छोटी मिट्टी जो है टूट के छोटे छोटे टुकड़े बनकर उस मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो पेरेंट रॉक होती है। रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स बाय अ प्रोसेस नोन एज द वेदरिंग। यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है आपको, वेदरिंग। देखिए वेदरिंग में होता क्या है जैसे हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था लावा और मैग्मा के बारे में पढ़ा था। तो मैग्मा जब क्या होता है, जब वो बाहर आ जाता है तो इट कन्वर्ट इनटू द लावा, और लावा क्या होता है, स्लोली स्टेडी कूल होकर के वो एक चट्टान या पर्वत के रूप में उसका निर्माण होता है, और उसी पर्वत से टूट टूट कर क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस होता है। वेदरिंग में होता है जैसे बारिश होती है, धूप निकलता है, तो यही इसी के जो वेदर से बना है, मौसम से बना है वेदरिंग। तो वहाँ से क्या होता है, छोटी पेरेंट रॉक जो होती है छोटी छोटी टुकड़ों में टूटती है और नदियों के द्वारा बहा करके किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन इसका किया जाता है, और वहीं से क्या होता है, इसका मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन वहीं पर होता है। तो दूसरी चीज़ अब यहाँ पे फिर इसी कारण क्या होता है कि अब उस मिट्टी की बनावट, उसका कलर या फिर जो मिनरल कंटेंट है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे उसकी पेरेंट रॉक होगी, मिट्टी की क्वालिटी भी उसी प्रकार की होती है। जैसे यहाँ देखिए, कलर, टेक्सचर एंड द मिनरल्स कंटेंट ऑफ द पेरेंट रॉक डिटरमाइंस क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड। जो सॉइल का निर्माण होता है वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या इफेक्ट डालता है किसी पर्टिकुलर सॉइल पर। यहाँ होता क्या है, जैसे आप जनरली देखिए जो वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट्स होता है दैट इंक्रीजेस रैपिड प्लांट ग्रोथ। वार्म जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट होता है वहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा, जैसे आप ब्राज़ील के जंगलों में देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के जंगलों में देख लीजिए, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, क्लाइमेट यहाँ का वार्म होता है, मॉइस्ट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े जंगल देखने को मिलते हैं एंड दस हाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और यही कारण होता है कि यहाँ पर जब बड़े बड़े जंगल होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वो सब क्या होती है, स्लोली स्टेज जमीन पर टूट करके गिरती हैं, और वो टूट कर गिरने के बाद क्या होता है, स्लोली स्टेज में उसी मिट्टी में डिके होती हैं, और डिके होने की वजह से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी को ये क्या करता है, ये उसको बढ़ा देता है, और वो एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल देखने को वहाँ पर मिलती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, यदि वहाँ पे उस क्लाइमेट वहाँ का एक्सेसिव रेनफॉल को होता है, तो जब एक्सेसिव रेनफॉल होता है तो वहाँ पे लीचिंग की प्रोसेस भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। अच्छा, लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वो पानी सोलर स्टडी क्या करता है, वहाँ की मिट्टियों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कह सकते हैं जो इसके केमिकल्स होते हैं या जो इसके और दूसरे प्रकार से सॉल्युबल मैटर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डिजॉल्व रहते हैं मिट्टी में, उसको वॉश अवे कर देती है, मतलब उसको बहा करके दूसरे स्थान, जिससे उसकी क्वालिटी, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे क्या होता है, फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे जो पहला वर्ड दिया गया है फ्लोरा, फ्लोरा कैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के सॉइल को प्रभावित करता है। फ्लोरा का मतलब जो वनस्पति होती है, फाउना का मतलब यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं। तो फ्लोरा क्या करता है कि जैसे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं तो वहाँ पे वेर देर इज नो वेजिटेशन, जहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत ही कॉमन होता है। जहाँ वेजिटेशन नहीं होगा वहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत ही कॉमन होता है। तो अब जो सॉइल इरोजन कॉमन होता है तो वहाँ की जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करते हैं, और इससे की वजह से वहाँ की मिट्टी क्वालिटी अच्छी होती है। दूसरा कारण क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जहाँ पे वेजिटेशन अच्छा होगा तो वो क्या होता है, वहाँ वेजिटेशन अच्छा होगा, और सोलर स्टडीज की जो पत्तियाँ होती है, पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, सोलर स्टडी गिरते हैं और वो जमीन में मिल करके वहाँ पे सोलर स्टडी डिकम्पोज होते हैं, डीके होते हैं। डीके होने में इनका हेल्प कौन करता है, डीके होने के लिए इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्लोरा को डीके करने में हेल्प करते हैं। जैसे या फिर जो फाउना जीव जंतु जो होते हैं वो भी पेड़ पौधे पत्तियों को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। जैसे जो फंगी होता है, जो एल्गी होता है, फिर जो कहते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, इनको इन फ्लोरा इन पत्तियों को उसे डिकम्पोज करते हैं और उसको उसी सॉइल में मिक्स करते हैं। और इससे क्या होता है, जो डिकेइंग मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस। यहाँ से एक वर्ड और मिलता है, ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस होता है क्या है, ये वही जो
एनिमल, डेड एनिमल्स या जो डेड प्लांट्स होते हैं उनका जो डिकेइंग मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस, जिसे जीवाश्म भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक, और यदि ह्यूमस किसी मिट्टी मिल जाता है तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। एक तरह से ये भी क्या करता है, उसके क्वालिटी को, मिट्टी की क्वालिटी को। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन तो मतलब सॉइल की सुरक्षा करना है, मिट्टी का जो कटान वगैरह होता है, जो डिग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, उससे कैसे बचाएं, या सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है, कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज इग्नोर्ड फैक्ट्स एंड द मिसयूज द सॉइल। मनुष्य ने क्या किया है, हमेशा जो है जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है इसका मिसयूज किया है, या फिर इसका जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसको इग्नोर करता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को लेना चाहता है, खेतों में ज़्यादा अनाज उगाना चाहता है, और इससे क्या होता है, वो सॉइल का मिसयूज हमेशा देखने को करता है। दूसरी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी होती है जैसे लाइक फार्मिंग, खेती करता है। तो खेती करने में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करता है, उर्वरक का प्रयोग करता है, और इन सारी चीज़ों को प्रयोग करने से क्या होता है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ओवरग्रेजिंग होती है। ओवरग्रेजिंग कराने की वजह से भी, ओवरग्रेजिंग मतलब जो जानवरों को चराया जाता है, इससे भी सॉइल की क्वालिटी प्रभावित होती है। ओवर यूज ऑफ द पेस्टिसाइड, जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं किसान, उससे आपकी क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी डैमेज होती है। और साथ साथ क्या होता है, जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब जंगलों की जो कटाई की जाती है, इससे भी सॉइल क्वालिटी प्रभावित है, क्योंकि जंगल के जो पेड़ पौधे, जो पत्तियां होती हैं, इनके डिके होने से सॉइल की उर्वरता या फिर इनकी सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो, या जो इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो अच्छी होती है। अब इस जो सॉइल कंजर्वेशन, हालांकि ये तो मनुष्य की एक्टिविटी होती है, इसके अलावा कुछ जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे नेचुरल एक्टिविटीज क्या होता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स हो गया। तो अब जो लैंडस्लाइड्स होता है, जो फ्लड्स होता है, इस पर तो मनुष्य का कोई हस्तक्षेप होना है, इसका कोई बस इसका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है मनुष्य का, फ्लड्स या लैंडस्लाइड के ऊपर। लेकिन ऐसे स्थान जहाँ पे मनुष्य का जो कंट्रोल होता है, उन चीज़ों को जो है वो कर सकता है, जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन किया जा सके, जो सॉइल के डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। इसमें जो पहली प्रोसेस होती है कुछ प्रोसेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहला जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज द मल्चिंग। देखिए मल्चिंग जो होता है बहुत ही आसान और सस्ता प्रोसेस होता है मिट्टी की कटान के, मिट्टी की उर्वरता को बड़ा मेंटेन करने के लिए या सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए। तो और ये सबसे सस्ता और बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो मल्चिंग प्रोसेस होती है, व्यक्ति क्या करता है, अपने लैंड के चारों ओर, जो लैंड होता है इसके चारों ओर क्या करता है, घास फूस, अब खेत के चारों ओर क्या करता है, जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या करता है, घास फूस या पैरा वगैरह ले जा करके, वो पुआल वगैरह ले जा करके वहाँ पर डाल देता है। जैसे ग्रास होता है, स्ट्रॉ होता है, बार पीसेस होता है वहाँ पे, या फिर दूसरी क्या स्टोन्स होता है, ब्रिक्स होता है, पीसेस होता है, प्लास्टिक होता है, वो सारी चीज़ें क्या कर कूड़ा कचरा मिट्टी की जहाँ से कटान होता है वहाँ पे ले जा करके इसको ये चारों तरफ डाल देता है। घास वगैरह घास फूस ले जाकर डाल देगा, जिससे मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। बहुत छोटा, बहुत ही आसान है। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक होता है कंटूर बैरियर्स। क्या होता है, कंटूर बैरियर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, इस बैरियर्स में होता क्या है कि इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, स्टोन हो गया, ग्रास हो गया, सॉइल हो गया, इसका प्रयोग क्या करते हैं, ऐसे बैरियर के रूप में बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ये आपका खेत होता है, ठीक, तो अब यहीं से क्या होता है, वाटर की सप्लाई होती है खेत के बीच से ही। तो यहाँ ये क्या करते हैं कि बीच में एक बैरियर नुमा जो बना देते हैं। और ये बैरियर किसका बना होगा, स्टोन का भी बना सकते हैं, ग्रासेस का बना सकते हैं, या फिर सॉइल मिट्टी का भी छोटे छोटे मेड टाइप बना देते हैं। जिससे क्या होता है, ये पानी यहाँ से रुक रुक के बहता है और मिट्टी की कटान क्या होता है, वो कम होता है। और कभी कभी क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रेंचेस भी बनाए। ट्रेंचेस मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एक लाइन नाली टाइप का, गड्ढे टाइप का बना देते हैं। जिससे क्या होता है, वाटरफॉल, जो वाटर का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, और जो सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है, जो मिट्टी जो सॉइल जो इरोजन होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे क्या हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे, प्रोसेस क्या है, एक को यहाँ पे देखने को मिलता है रॉक डैम। कभी कहीं देखने को, जो यहाँ पे ढलानदार इलाके होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है कि पत्थरों को एक इकट्ठा करके वहाँ पर अवरोध उत्पन्न, जहाँ पर पानी बह जाते तेज बहता रहता है,
वहाँ पर पत्थरों से क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। जिससे सपोज दैट मान लीजिए एक खेत है और यहाँ पे पानी बहुत तीव्र गति से बहता रहता है, तो यहाँ क्या करते हैं, एक चट्टान का एक डैम बना देते हैं, डैम नुमा। और इससे होता क्या है, थोड़ा सा ऊंचा, इससे क्या होता है कि ये जो स्पीड से पानी बहता रहता है, फ्लो होता रहता है, ये स्लो हो जाता है। और जो स्लो वाटर फ्लो होता है, स्लो वाटर फ्लो में क्या होता है, मिट्टी के कटान थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तीसरी जो प्रोसेस होती है सॉइल कंजर्वेशन की, वो होती है क्या है, टेरेस। क्या है, टेरेस फार्मिंग। किसका निर्माण करते हैं यहाँ पर, टेरेस फार्मिंग का। टेरेस फार्मिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टेरेस फार्मिंग जनरली वहाँ देखा जैसे जो पर्वतीय इलाके होते हैं, जैसे ढालदार इलाका है, ठीक। इन ढालदार इलाकों में क्या कहता है कि जब सीधा फ्लो होता रहता है वाटर के पास, सपोज दैट ऐसे, तो वो क्या करते हैं, मिट्टियों के कटान को वो ज़्यादा करता है। तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं टेरेस। टेरेस का मतलब होता है सीढ़ी। तो इसमें यहाँ के लोग क्या करते हैं कि इसका जो ढाल सीधा होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे यूं सीढ़ी आकार बना देते हैं। जब ये ढाल क्या होता है, सीढ़ी आकार में हो जाता है, तो यहाँ पे पानी क्या होता है, रुक रुक करके बहने लगता है। रुक रुक के पानी बहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर मिट्टी का कटान थोड़ा सा कम होगा। और ये जो ढाल बनेगा ऐसे यूं ऐसे आकार में, टेरेस फार्मिंग ऐसे होती है। ये जब इस आकार में, तो यहाँ पे खेती होगी, फिर ये छोड़कर यहाँ पे खेती करेंगे, ये छोड़कर यहाँ पे खेती करेंगे। इस प्रकार की जो खेती होगी वो क्या कहलाएगी, टेरेस फार्मिंग। कहाँ पे कहलाएगी। अगला प्रोसेस होता है, ये भी थोड़ा आसान प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस था ये, फोर्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे फिफ्थ प्रोसेस के बारे में। फिफ्थ प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पे एक होता है इंटरक्रॉपिंग की। क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में करते क्या हैं कि यहाँ पर टू क्रॉप्स या फिर इसे मोर देन कह सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मोर देन टू क्रॉप्स या फिर मोर देन टू क्रॉप्स को क्या करते हैं, एक ही खेत में, एक ही फील्ड में क्या करते हैं, एक साथ में उसकी बुआई कर देते हैं। अच्छा देखिए, इसमें टू क्रॉप्स को एक ही खेत में बुआई करने का क्या फायदा होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पौधे एक दूसरे पौधे की हेल्प कर देते हैं, या कभी कभी क्या होता है, जो अलग अलग पौधे होते हैं उनको अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। और कुछ जो पौधे होते हैं वो कुछ खरपतवार को, जो कुछ टाइप के जो पौधे होते हैं, कुछ खरपतवार टाइप के पौधों को क्या करते हैं, वहां से नष्ट कर देते हैं। कुछ पौधे आते हैं कि कीटनाशक एज ए कीटनाशक के रूप में करते हैं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पौधे एक दूसरे के, या फिर कुछ पौधे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को अभी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अब आपने देखा, जनरली क्या देखा, गेहूं के खेत में सरसों को भी साथ में बो दिया जाता है। सरसों आलू के खेत में क्या करते हैं, साथ में मटर को भी बोते हैं, सरसों या मटर का कम कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ये पौधे क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया के द्वारा, उसको भी करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब मतलब यहाँ से मतलब है कि इंटरक्रॉपिंग मतलब कि एक या दो फसलों को क्या करते हैं, एक साथ में बो देते हैं, जिससे कि सॉइल की क्वालिटी या जो दोनों पौधे क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए वहाँ पे पौधे आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और जैसे कुछ पौधे क्या होते हैं, द डिफरेंट क्रॉप्स विच आर प्लांटेड आर अनलाइकली टू शेयर द सेम इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीजेस कॉजिंग द पैथोजेंस। ठीक, साथ साथ बोथ द क्रॉप्स विल आल्सो हैव द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पौधों का जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ा सा अलग होती है, और दोनों पौधों के लिए एक ही जगह पे दोनों प्रकार के पौधे उगाए जा सकते हैं। अगला यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं आगे। 6 जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो होता है कंटूर प्लाइंग। क्या होता है यहाँ पर, कंटूर प्लाइंग। कंटूर प्लाइंग का मतलब यहाँ पे खेत की जुताई से संबंधित होता है, जो प्लॉ करते हैं खेतों को। ये कंटूर प्लाइंग होता क्या है, कंटूर फॉर्मिंग और कंट्रोल प्लाइंग जिसे कहते हैं, इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लाइंग अक्रॉस अ स्लोप फ्रॉम फॉलोइंग इट्स एलिवेशन टू द आर द कंटूर। ये जो प्रोसेस होती है कंटूर प्लाइंग की, ये जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे एलिवेशन टाइप का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे इस तरह की जुताई की जाती है। द रो फॉर्म इन सच अ वे स्लो डाउन द वाटर रन्स ऑफ ड्यूरिंग द रेन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड
गिव्स द वाटर टाइम टू सेटल इनटू सॉइल। अच्छा, ये जो होता है, जैसे कुछ खेत क्या होता है ढलान पे होते हैं, तो इसकी जुताई कुछ इस प्रकार से कर देते हैं, जैसे ये गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। तो अच्छा, इस प्रोसेस जब खेत की जुताई करते हैं खेतों की, तो ये क्या होता है, जब ढाल के प्रोसेस से वाटर करता है तो ये वाटर क्या होता है, थोड़ा सा रुक रुक करके बहता है। और जब वाटर रुक रुक करके बहेगा तो क्या होता है, वाटर जो होता है ये शिफ्ट होगा कहाँ पर, धरती के अंदर, मतलब खेत के अंदर इसकी मिट्टी में शिफ्ट होगा, जिससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है, मतलब पौधों को पानी अच्छे से मिल जाता है। 7th वाला यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, कई कई हो गए कंट्रोल प्लान। अगला जो होता है शेल्टर बेल्ट्स, क्या होता है, एक यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स का हम टॉपिक देखेंगे। देखिए शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, यहाँ पे ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रो in such a manner that they provide the shelter from the wind and they prevent the soil erosion. They are very commonly seen in the coastal areas and dry regions where strong winds dominate. Shelter belt का मतलब क्या होता है, जैसे ये बड़ा सा खेत होता है, ठीक। अब इस खेत में पौधे बोए जाते हैं, क्रॉप्स जो होते हैं, जो फार्मर होते हैं वहाँ पे क्रॉप्स अपना लगाता है। और ये जो शेल्टर बेल्ट्स की जो प्रोसेस होती है, ये ऐसे एरियाज में होती है कि जहाँ पे विंड क्या होता है, बहुत तेज़ी से बहती है। विंड स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा तेजी से होती है। तो जब विंड स्पीड तेजी से होती है तो इन फसलों को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक। या फिर इन फसलों को डैमेज कर सकते हैं, या फिर ये फसलें नहीं है तो यहाँ की मिट्टी को क्या कर दें, गायब कर दें, उड़ा देते हैं, उड़ा करके दे जाकर दूसरे स्थान पर। तो इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो किसान क्या करते हैं, यहाँ पर इसके चारों किनारे किनारे ऐसे यूं रो में क्यारी बना करके इसके चारों तरफ थोड़ा बड़े बड़े और ऊंचे पेड़ पौधे लगा देते हैं किनारे किनारे। जब यहाँ पे ऊंचे पेड़ पौधे, मजबूत पेड़ पौधे आ जाते हैं तो ये क्या होती है, जो एयर होती है, विंडो जो होती है, यहीं पे आकर स्ट्रक हो जाती है और ये इस क्रॉप्स को या फिर इसकी जो सॉइल होती है उसको डैमेज नहीं करने को पाती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हमने छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा वाटर को होगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।